शान मेरी जान, क्या हुआ? इस तरह से क्यों रो रहे हो? आप ये जल्दी से घर के अंदर दाखिल होते हुए आकर इसके साथ लगी थी। वो इसे अपने साथ लगाती प्यार से इससे पूछने लगी, जबकि इसके पीछे ही आहिस्ता आहिस्ता रोशानी भी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई थी। अभी मेरी बिल्ली चोरी हो गई, वो जो आपने मुझे गिफ्ट में दी थी, वो रात को कोई हमारे घर से चोरी करके ले गया। वो बुरी तरह से रोते हुए इससे कह रहा था, जबकि आलिया इसे अपने साथ लगाए रोशानी को देखने लगी, जो मजे से हंसती हुई वहीं बाहर रखी चारपाई पर लेट गई थी। शान मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो। अब जब किरण के और बच्चे होंगे ना तो मैं आपको और दे दूंगी। वो प्यार से इसे समझा रही थी, जबकि शान इसकी बात पर क्या ही खुश होता। इसके बाप ने तो पहले ही कह दिया था कि अब घर में कोई भी जानवर नहीं आना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब वो घर में और किसी को भी नहीं आने देंगे। वो मजीद रोने लगा था। तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े हिटलर हैं जान। कोई बात नहीं, तुम हमारे घर आकर किटन से खेल लिया करो। तैमूर छत से नीचे उतरते हुए इससे कहने लगा था। आइडिया बुरा नहीं था, इसके बाप ने तो बिल्ली को घर पर आने नहीं देना था। वो यहीं आकर इसके साथ खेल सकता था, और वैसे भी अब तो रोज रोज का ही आना जाना शुरू हो गया था। रोशानी हर रोज ही शाम को यहाँ आ जाती थी, क्योंकि इसके वालिदैन को आविया के घर आने जाने पर कोई एतराज ही नहीं था। शान की तैमूर के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों बहन भाई शाम को इनके घर आ जाते थे, जहां आविया और रोशाने के साथ साथ शान और तैमूर की पढ़ाई का सिलसिला भी बहुत अच्छे से चलने लगा था। जबकि इसने अंदाजा लगाया था, बाबा को अक्सर ताई सुल्तान के फोन कॉल्स आते रहते थे। बाबा के साथ ताई सुल्तान की बहुत अच्छी दोस्ती होती जा रही थी, और ये दोस्ती इनकी माओ में भी मुंतकिल हो रही थी। लेकिन न जाने क्यों ये सब कुछ इसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब यह कुछ भी हो जाए, सुल्तान की इस हरकत को भुला नहीं सकती थी। और फिर कितने ढीठपन से इसने सब जब और फिर कितने ढीठपन से इसने इन सब चीज़ों को कबूल भी कर लिया था। इसके घर आते हुए इसने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो सब कुछ इसने अपनी मर्जी से किया है। इसका दिया हुआ ब्रेसलेट इसने रोशाने को वापस करने की कोशिश की, तो रोशाने ने आगे से कह दिया था कि वो पहली दफ़ा तुम्हारे घर में आए थे। तो मेरे बाबा की आदत है, वो जहाँ भी पहली दफ़ा जाते हैं कोई ना कोई गिफ्ट लेकर ज़रूर जाते हैं, इसीलिए वो गिफ्ट तुम्हारे लिए ही है। रोशाने ने वो ब्रेसलेट वापस ना लिया था, जो अब तक इसके कमरे की अलमारी में बंद था। हाँ, लेकिन इस दिन के बाद इसने ताई सुल्तान का सामना करना छोड़ दिया था, और ना ही इसकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी। वो तो ताई सुल्तान के सामने कभी नहीं आई थी। हालांकि 2-3 दफ़ा रोशानी को शाम को वो ही लेने आया था, एक दफ़ा घर के अंदर भी आया था, लेकिन इसने ना तो अपना कमरा खोला था और ना ही इसके सामने गई थी। ना जाने क्यों इस आदमी से चिढ़ सी होती जा रही थी, और इस चिढ़ को वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत का नाम भी दे रही थी। ये तस्वीरें ना हो गई, हद हो गई। दिखाओ मुझे तस्वीरें। तस्वीरों के चक्कर में सारी डेट का बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने। वो अंदर दाखिल होते हुए जरा सख्ती से बोला, तो वो फौरन ही बेडरूम का दरवाजा खोलती तस्वीरें इसके सामने रख चुकी थी। ये वाला लड़का, इसकी बात कर रही हो तुम? ये शायद नाम याद नहीं मुझे, लेकिन ये उस औरत का बेटा था, और बाबा के साथ ये वाली औरत पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में। और पूछो, वो तस्वीरों पर उंगली रखते हुए इसे दिखा रहा था। आप इस तस्वीर में इसके साथ खड़े हैं। यहाँ पर ये मेरा भाई है, इसका नाम दिलरेज नहीं बल्कि दुलकर है। लो जी, अपने भाई का नाम नहीं जानती तुम? वो इसे सख्ती से घूरते हुए कहने लगा था। कभी वो कह रही थी कि दिलरेज है, और कभी कह रही थी कि दुलकर है। अब ये था कौन? अरे मैं जानती हूँ ना, मेरे दो जुड़वा भाई हैं, एक का नाम दिलरेज है, एक का नाम दुलकर है। दोनों की शक्ल और सूरत बिल्कुल एक जैसी है। वो बचपन से एक जैसे ही दिखते हैं, बस एक दूसरे से कद में मार खा के। लेकिन अब शायद इनका कद भी एक जितना ही होगा। बचपन में जब मेहरुन्निसा और पापा का डिवोर्स हुआ था, तब दुलकर की कस्टडी मेहरुन्निसा को मिल गई थी, और वो हमेशा के लिए मेहरुन्निसा के साथ कराची चले गए थे। मैं अपने भाई के पास जा रही थी। इस दिन अबरक मुझे अपने भाई को बताना है कि कोई है जो हमें मार देना चाहता है, कोई है जो हमारी जान का दुश्मन है। मुझे एक दफ़ा अपने भाई से मिलकर इन्हें बताना है कि वो अपनी हिफाजत करें। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ये भाई कहाँ है? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को पता होगा ना, जहाँ ये औरत पढ़ाती थी। इसके पास इसके जैसे हर सवाल का जवाब था। तिलम यूनिवर्सिटी वाले मुझे क्यों बताएंगे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में? मेरे पापा इस यूनिवर्सिटी में टीचर थे, मैं नहीं हूँ। मैं इस औरत को नहीं जानता, इस लड़के को नहीं जानता। ये सारी तस्वीरें शायद पापा के रिटायरमेंट वाले दिन की हैं। इस दिन बाबा मुझे और मामा को अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर गए थे। वहाँ पर सब लोगों ने पापा के लिए कुछ खास ट्रेनिंग की हुई थी, पार्टी हुई थी वहाँ पर। सारे टीचर्स के बच्चे भी आए हुए थे। मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन बस इतना ही जानता हूँ। दुर्गा के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं? मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो करता क्या है। मैं जानती हूँ ना, वो पुलिस में है, वो किसी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। और तुम्हें लगता है कि हमें एक पुलिस वाले को बताने की ज़रूरत है कि इसकी जान खतरे में है? देखो दिलम,
हो सकता है जिन दुश्मनों से बचने की कोशिश तुम कर रही हो वो दुलकर के बारे में जानते ही कुछ ना हो। हम बिना वजह दुलकर को भी किसी मसले में फंसा दें। और वैसे भी अब तुम्हें यहाँ पर 2 महीने होने वाले हैं। अब तक वो लोग अपना काम कर चुके होंगे। वो नरमी से इसे समझा रहा था जबकि अब्रक की बातें इसे ठीक ही लग रही थी। वो नहीं जानते थे कि इन लोगों ने इसे देखा है या नहीं। अगर इन लोगों की नजर हुई इस पर और वो जान गए कि दुलकर कहाँ है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसका भाई इसे दूर रहकर जिंदा रहे यही इसके लिए बेहतर था। हम अपने भाई से नहीं मिलना चाहती थी। अगर इसका भाई इसे दूर रहकर महफूज था तो इसे अपने भाई से नहीं मिलना था। चाय पियेंगे? एल्बम बंद करते हुए इसने इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। जहर पिला दो मोहब्बत से, वो भी खुशी खुशी पी लूंगा। और नरमी से इसकी गर्दन पर झुकते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना लम्स बिखेरने लगा। यानी कि इसका चाय पीने का कोई मूड नहीं था। इसके सीने पे हाथ रखते हुए दिलन ने इसे घूरा था जबकि उसका हाथ अपने गिर लपेटता एक झटके में से उठाकर बेड पर ले आया था। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। इसे खुद पर झुके देखकर वह शरारत से बोली थी। थोड़ी देर के बाद अगट्ठे पियेंगे। वो इसके लबों को चूमता मदहोश होने लगा था। फिर नींद नहीं आएगी ना? अपनी गर्दन पर इसकी दांतों का लम्स महसूस करती वह हल्की सी मचल गई थी। मैं चाहता हूँ आज सारी रात तुम्हें नींद ना आए। वो मजीद बेखुद होता इसके चेहरे को छूने लगा। अंदाज बेकरारियां लिए हुए था। सबके हाथ हदूद पार करने लगे थे। जनाब सुबह काम पर जाना है आपने। वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखे हुए इसे फासला बनाने लगी थी। दिल चाह रहा है लानत भेजो इस काम पर जो मुझे मेरी बीवी से दूर रहने पर मजबूर करता है। वो उसके दोनों हाथों को अपने सीने से हटाता ऊपर तकिए की तरफ लगा गया था। ऐसा नहीं कहते। आपके हक हलाल की रोजी है। अच्छा नहीं कहता। वो हल्का सा मुस्कुराता फिर से इसके चेहरे पर झुक गया था। अंदाज में शिद्दत आती जा रही थी। वैसे चाय पी लेते हैं ना? फिर चाय पीकर आपको नींद नहीं आएगी। और आपको नींद नहीं आएगी तो आप सारी रात मुझे सोने नहीं देंगे। फिर सुबह बस कैसे चलाएंगे? सारा दिन नींद के झटके लगेंगे आपको। सोचने कहाँ से लाती हो ऐसे बहाने? ये कहानियां बनाने के लिए ज़हन बेदार रहता है। अपने शोहर को खुश करने के लिए कभी इस छोटे से दिमाग को इस्तेमाल कर लो चिड़िया। कब तक सिर्फ मैं ही मोहब्बत करता रहूंगा? तुम भी थोड़ी सी मोहब्बत कर लिया करो। तुम्हारा ही हूँ। पर इसके पूरे चेहरे पर छोटे छोटे बोसे देता इसे एहसास दिला रहा था कि अपने जज्बात बयान करने में वो अकेला ही था। नहीं, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ये गंदे काम आप ही करें। वो मुंह बनाकर बोली तो अब्रक ने घूर कर इसे देखा था। इन गंदे कामों की बदौलत मजीद 9-10 महीने में एक अदद काका आ जाएगा गोद में। फिर मैं पूछूंगा तुम इन फिर मैं पूछूंगा तुमसे इन गंदे काम फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि ये काम गंदे हैं या अच्छे। वो इसके कंधे से शर्ट सरकाते हुए वहां अपने लबों का लम्स बिखेरने लगा। तो इसकी बात पर वो जो पहले सिर्फ गुलाब बनी हुई थी इसके सीने में चेहरा छुपाने लगी थी। और अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। खुद तो मेरे किसी काम आती नहीं। मेरे काम में रुकावट डालती हो। वो इसे अपने सीने से निकालते हुए इस पर झुका। इसके पोर पोर पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा था। क्यों लगती हो इतनी प्यारी? दिल क्यों ऐसी दिखती हो तो दिल धड़कता है। जुल्म है ये। इतनी मासूमियत से मत देखो। खुद को जालिम महसूस करता हूँ। वो इसके लबों को चूमता इसकी आंखों को भी बारी बारी चूम गया था। आंखें बंद कर लेती हूँ। वो मासूमियत से कहती आंखें बंद करने लगी तो वो इसे और भी ज्यादा प्यारी लगी थी। जानबूझ कर करती हो ना ऐसी हरकतें कि मैं पागल हो जाऊं? तुम कब करोगी मुझसे मोहब्बत? वो इसके नाजुक से वजूद को पूरी तरह से अपने कैद में लेता बेहद मोहब्बत से पूछने लगा। तो इसने आहिस्ता से आंखें खोलकर इसे देखा था। आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती? इसके लहजे में हैरानगी थी। मुझे क्या पता। कभी कहा तो नहीं तुमने। वो अनजान बना था। मुझे कहना नहीं आता लेकिन जो है वो तो है ना। मैंने यकीन करना है। वो इसकी बात काट गया था। कैसे यकीन करवाऊं? वो अब बिल्कुल संजीदा थी। चिल्ला चिल्ला कर कहो, चीख चीख कर कहो अब्रक, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी। आपकी ही हूँ मैं। सिर्फ आपकी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। पूरी दुनिया मेरी कुल कायनात में चाहता तुम चीख चीख कर पूरी दुनिया में ऐलान करो कि तुम अब्रक शाह के बगैर नहीं रह सकती। वो इसे देखते हुए बोला। इसके लफ्जों में अजीब सा जुनून था। जैसे वो चाहता हो कि जिस तरह की मोहब्बत वो इससे करता है वो भी इसी तरह की मोहब्बत करके दिखाए। मुझसे नहीं होती आप जैसी मोहब्बत। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन काफ़ी है। ये चीखना चिल्लाना मुझसे नहीं होता। वो इसके सीने से लगी बोली थी। होगा, सब कुछ होगा दिलवा वृक्षा। तुम सब कुछ होगा, सब कुछ होगा दिलम। अब रक्षा तुमसे सब कुछ करवाएगा। तुम चीख चीख कर कहोगी कि तुम्हें अब रक्षा से मोहब्बत है। तुम पूरी दुनिया को चिल्ला कर बताओगी। वो दिन दूर नहीं। तुम तरफ तरफ कर मेरे नाम लोगी। वो उसके कानों पर अपने लब रखे अजीब से अंदाज में बोल रहा था। इसके लफ्ज़ों में अजीब सा जुनून था जबकि इसके जुनून से दिलम को खौफ आ रहा था। वो इसके गिर्द अपना हिसार बनाती बुरी तरह से लिपट गई थी। शक से दूरी मंजूर न थी। किसी भी कीमत पर मंजूर न थी। लेकिन वो तो शायद इससे कुछ और ही चाहता था। दोस्तों,
दोस्तों, वैसे तो मैं हमेशा आपको गुड न्यूज़ सुनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं अपने व्यूअर्स को सुनाऊँगी एक बुरी खबर। मतलब अगर मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी तो वो बुरी खबर ही हो जाएगी ना। तो आपके लिए बुरी खबर है ये जनाब कि मैं तकरीबन 10 दिन के लिए आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि मैं जा रही हूँ सवात, है ना मज़े की खबर। और मैं 10 दिन के लिए जाऊँगी, तो वहाँ से व्लॉग अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले ही पता है वहाँ पर सर्विस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं अपलोड कर भी दूँगी। दिव्येश 2 दिन से मुसलसल इसकी चैनल के चक्कर काट रहा था। इसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो अब इसने लास्ट वाली वीडियो को अनम्यूट करके चेक किया था। तो अब इसे पता चला था कि इसका चैनो करार लूट कर मैडम सवाद के मज़े लूट रही है। कम से कम बताकर तो जा सकती थी। वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। फिर सोचा जो बात इसने सोची है इसकी कोई तुक बनती है क्या, वो इसे बताकर क्यों जाती कि वो कहाँ जा रही है। और जिनको वो बताकर जाना था इनको तो वो बताकर ही गई थी। वो लैपटॉप बंद करता अंदर दाखिल होते हुए जुल्करनैन को देख रहा था, जो हमेशा की तरह लटकाई हुई शक्ल लेकर अंदर आया था। सर, दूसरी पार्टी के लोग हमारे खिलाफ फेक पीआर करवा रहे हैं। पीआर इतनी स्ट्रांग और इतनी नेगेटिव है कि आपके लिए मसला बना सकती है। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर सब कुछ इंटरनेट पर ही चल रहा है। सुल्करनैन, आखिरी छुट्टी कब की थी तुमने? बस की बात इग्नोर करते हुए सवाल करने लगा। तकरीबन 3 साल पहले सर, मेरी वालदा बीमार थी तब की थी। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें आराम की ज़रूरत है मेरे दोस्त, तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है। वो अचानक ही कुर्सी छोड़कर टेबल पर बैठते हुए इसे कहने लगा। तो वह हैरानगी से इसका चेहरा देखने लगा था। सर वेरी सॉरी, लेकिन लगता है फिर से मुझसे कोई गलती हो गई है। वो परेशानी से कहने लगा था। इसका बॉस इतने प्यार से बात तभी करता था जब इससे कोई गलती होती थी। तुमसे नहीं, मुझसे गलती हुई है जुल्करनैन। मुझे खुद एहसास करना चाहिए। तुम इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी छुट्टी की ज़रूरत हो सकती है, तुम्हें भी आउटिंग करने की ज़रूरत हो सकती है। तुम्हारा भी दिल करता होगा इन सियासी चक्रों से बाहर निकलने का। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का रेस्ट दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहो। तुम मेरे इतने ख़ास आदमी हो। नहीं सर, नेगेटिव पीआर हो रही है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे फ़िलहाल छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अपना काम करूँगा। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं और नाराज़गी जता रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। वो इसे समझाते हुए कह रहा था, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम काम पर ना हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम सवार जाओ, सवार जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो। 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर रहो, आराम करो, घूमो फिरो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। वो प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखे हुए बोल रहा था, जबकि जुल्करनैन इसे जाना चाहता था। सर, मैं सवाद घूमने के लिए क्यों जाऊँ? मेरा मतलब है अगर आप मुझे घुमाने के लिए कहीं भेजना ही चाहते हैं तो लंदन भेज दीजिए, नहीं तो पेरिस। क्यों, वहाँ क्या तुम्हारी फूफो का घर है? इसी से तुझे बोल रहा हूँ, सवाद जाना है तो सवाद जाना है, दफ़ा हो जा, टिकट बुक कर। वहाँ मैं और तू जा रहे हैं। सियासत ने दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा। अब 1 हफ्ते का सुकून चाहता हूँ, सफ़ात जाना चाहता हूँ। तेरे लिए नहीं, अपने लिए सोच रहा हूँ। वो गुस्से से इसे घूर कर बोला था। जुल्करनैन इसे देख कर रह गया था। अगर वो कहीं जाना भी चाहता था तो इसे साथ लेकर क्यों जा रहा था? इसका बस यही एक सवाल था, और ये सवाल वो इसकी आंखों से पड़ चुका था, ताकि अगर मैं वहाँ जाकर एंजॉय करूँ तो तू पीछे फ़ोन करके कि मुझे तंग ना करे। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुझे खुद वहाँ पर एंजॉय करवाऊँगा ज़बरदस्ती, ताकि तेरे दिमाग से ये सियासत बाहर निकले। है तो इससे क्या छुपाना, तेरी होने वाली मैडम वहाँ पर है और मुझे इसके आस-पास रहना है, सो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो इसे अजीब तरह की नज़रों से देख रहा था। तभी दिलरेज़ इसे देखते हुए बोला, क्योंकि लास्ट वीक वो सचमुच में इसके लिए स्काई लिस्ट लेकर आया था। इससे पहले कि वो इस लड़की की वजह से पागल साबित हो जाए, बेहतर था कि वो इस इंसान को सब कुछ बता दे। ग्रेट न्यूज़ सर, वो मैडम कौन है? यकीनन मैम बहुत लकी होंगी। हाँ, लकी तो बहुत है, लेकिन वो खुद को लकी मान भी ले, इस बात का इंतज़ार है। और वो कौन है तू मत जान, तुझे अफ़सोस होगा। है तूने बाद में भी अफ़सोस ही करना है तो अभी कर ले। वही है जिसे तू बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो मज़े से बोला था। सर, आप इस पागल लड़की, मेरा मतलब है मैडम रानीन की बात तो नहीं कर रहे ना? इसने फ़ौरन अपने अल्फाज दुरुस्त किए थे, क्योंकि दिलरेज़ की घुड़ी काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। सर, वो लड़की इस काबिल, सर मेरा मतलब है वो लड़की अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं सर। सिर्फ लबो लहजे नहीं से इसके सिर्फ लबो लहजे से नहीं, आंखों से भी आपके लिए नफरत टपकती है। सर प्लीज़, वो आपके टाइप की लड़की नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सवाल जाना है मैंने। दिलरेज़ इसकी बात काटते हुए बोला था। जुल्करनैन ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो इसे जाने का इशारा करते खुद दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठा इसका व्लॉग पूरा देखने लगा था। कभी कभी इसकी बातें सुन लेनी चाहिए। हो सकता है वो काम की कोई बात कर रही हो सकता है इसने ये भी बता दिया हो कि वो इस बात में कहाँ रहने वाली है। खैर, इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वो नहीं दे सकती थी, लेकिन इस लड़की का कोई भरोसा भी नहीं था। क्या पता दे दी हुई थी। वो गौर से इसकी बातें सुनने लगा था, लेकिन इस मामले में वो बेवकूफ़ साबित नहीं हो सकी थी। इसने कुछ भी नहीं बताया था सवात में वो किस जगह जाकर रहने वाली थी, ये इसने खुद ही पता करना था। और इसके लिए इसके पास उपकरण था ही, वो इसे भेजकर पता करवा सकता था। कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही। दोनों दादा पोती का कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा इसे। वो पूरा ब्लॉग देखने के बाद अंदाजा लगा रहा था, जब अचानक ही दिमाग में आयशा नाम गूंजा था।
वो बार-बार किसी आयशा नाम की लड़की का नाम ले रही थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो अपनी बातों में आयशा का ज़िक्र करती थी, यानी कि आयशा नामी लड़की को पता था कि वो कहाँ पर रहने वाली है, तो अब इसे आयशा से मिलना था। वही इसे बता सकती थी कि रानी इस वक़्त कहाँ है और इससे वो इस तक कैसे पहुँचे। सर, आपको मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू कर देनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी पेशेंट की याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। इस वक़्त इनके लिए वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कह रहे थे कि अगर इनकी याददाश्त वापस आ गई तो आपके लिए मसला बन जाएगा, तो आप इस तरह के रिस्क क्यों ले रहे हैं? वो मैं हाँ, मैं करवा रहा हूँ स्टार्ट, आज से ही करवा दूँगा। कबीर खुरे को डॉक्टर के पास लेकर आया था, जहाँ हुरे अपनी मियाँमी को भी साथ लेकर आई थी, वो भी इसके टोकरीनुमा घर समेत। कबीर तो शुक्रगुज़ार था दिलरेज़ का, इस बिल्ली का टोकरीनुमा घर साथ उठाकर लाया था, वरना इस बिल्ली का घर ढूँढने में से अलग से मशक्कत करनी पड़ती। इस वक़्त डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के बाद वो कमरे की दूसरी साइड पर थी, जबकि कबीर डॉक्टर के सामने बैठा इसकी कंडीशन जानना चाहता था। जी सर, जितना जल्दी हो सके आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। क्योंकि अगर वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगी तो जल्दी इनकी याददाश्त वापस आने के चांसेस हैं, और अगर इनकी याददाश्त वापस आ गई तो मसला आपके लिए ही बनेगा। बाकी आप इनका बहुत ख्याल रख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में एक ऐसे ही साथी की ज़रूरत है जो हर वक्त इनके आसपास रहे। कभी डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए वहाँ से उठकर कमरे के दूसरे हिस्से में आया तो वह बिल्ली अब तक घोड़े की गोद में बैठी हुई थी। एक मिनट डॉक्टर साहिबा, क्या आप मेरी बीवी को ये कह सकती हैं कि बिल्लियाँ इसके लिए अच्छी नहीं हैं? वो बिल्लियों से दूर रहे। वो अचानक पलटकर इसे कहने लगा, आवाज़ बेहद कम थी, यानी वो राज़दाना अंदाज में अपने इस मसले का हल चाहता था। जबकि डॉक्टर इस मासूम सी बिल्ली को इस नकाबपोश लड़के के साथ देख रही थी जो पूरी तरह से खुद को चादर में कवर किए हुए थी, जबकि इसकी सफ़ेद रंग की छोटी सी मासूम सी बिल्ली इसकी गोद में थी। सर, वो बिल्ली बहुत प्यारी है और बिल्ली से इन्हें कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। तो कबीर ने इसे घूरा था। ओके, मैं कह देती हूँ। डॉक्टर जैसे मजबूर होते हुए आगे बढ़ी तो कबीर ने बाकायदा रास्ता दिया था। होरे बेटा, मैं समझ सकती हूँ आपकी बिल्ली के साथ काफ़ी दोस्ती है, लेकिन आपकी इस वक्त जो कंडीशन है, ऐसे में इस बिल्ली को अपने बहुत पास रखना ठीक नहीं है। जानवर है, जरासीम लग सकते हैं, आप एक पेशेंट हैं। अभी आप जिस कंडीशन से गुजर रही हैं वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसे में किसी जानवर को अपने करीब रखना खतरनाक हो सकता है। मैं अपनी मियाऊमी को किसी को नहीं दूंगी, वो परेशानी से कहती अपनी बिल्ली को अपने साथ लगा गई थी, जबकि कबीर ने नजरें घुमाई थी। हर कोई इसकी बिल्ली के लिए पागल हरगिज नहीं था, लेकिन ये बात वो इसे कैसे समझाता जिसे लग रहा था कि हर किसी की नजर इसकी बिल्ली पर है। नहीं नहीं, मुझे आपकी बिल्ली नहीं चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, खतरनाक हो सकती है, इसे फासला बना कर रखें। इस तरह अपनी गोद में ना बिठाएं और ना ही इसे टच करें। ओहो, आप फिक्र ना करें डॉक्टर, मैं खुद एहतियात करूंगा। इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती कबीर ने फौरन आगे बढ़ते हुए अपना शोशा छोड़ दिया था जिस पर वैसे टेक कर रह गई थी। नहीं डॉक्टर, ये बहुत मासूम सी क्यूट सी बिल्ली है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, मेरे लिए ये बिल्कुल भी नुकसानदार नहीं है। देखें ये कितनी प्यारी है, ये तो वैसे भी मेरी म्याऊमी के दुश्मन है, आप इनकी बातों पर यकीन ना करें। मैं अगर इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इनका तो बस चले तो वो मेरी म्याऊमी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दें, वो बेचैनी से कहने लगी थी। इस शख्स का कोई भरोसा नहीं था, ये इस बिल्ली को मार भी सकता था। तुम अपनी चूंच मत चलाओ मेरी हरगोशनी, जो डॉक्टर कह रही हैं वो सुनो। डॉक्टर तुम्हारी सेहत की फिक्र कर रही हैं, इन्हें तुम्हारी परवाह है, तुम इनकी पेशेंट हो, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हैं। इसमें कौन सी बेहतरी हुई जो मैं अपनी फेवरेट चीज़ को खुद से दूर कर दूँ? ये मेरी बिल्ली है, मेरी बेटी है ये, वो डॉक्टर को देखते हुए कहने लगी थी। अंदाज ऐसा था जैसे वो उसे यकीन दिला रही हो कि वो इसकी औलाद है, और एक औलाद अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, मैं इसे हमेशा के लिए आपसे दूर रहने के लिए नहीं कह रही, बस कुछ दिन जब तक आपका इलाज चल रहा है। आप एक दफ़ा ठीक हो जाए फिर अपनी बिल्ली के साथ जितना मर्जी वक्त गुजारें, और मैं बस इसे आपकी गोद में रखने के लिए मना कर रही हूँ। आप इसे टच ना करें, बाकी वो आपके साथ घूमती फिरती रहे, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं। डॉक्टर की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन अगर मैं इसे टच नहीं करूंगी तो इसका ख्याल कैसे रखूंगी? मेरे शोहर को बिल्ली से मसला है, और डॉक्टर को देखते हुए बोली। तो डॉक्टर ने कबीर की तरफ देखा था जो आंखें घुमा गया था। ओके फाइन, मैं रख लूँगा इसका ख्याल, कोई मसला नहीं है मुझे। वो जैसे थक हार कर बोला था, इसे इस बिल्ली से दूर करने के चक्कर में वो खुद इस बिल्ली के पास कैसे जाएगा? जबकि डॉक्टर ने आपकी दफ़ा मुस्कुराते हुए वापस फूले की तरफ देखा था, जो कुछ हद तक डॉक्टर की बात मानने को तैयार लग रही थी। लेकिन अगर उन्होंने ठीक से मेरी म्याऊमी का ख्याल नहीं रखा तो फिर मैं खुद रखूंगी, इसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। अंदाज ऐसा था जैसे किसी टीचर से कोई असाइनमेंट मांग रही हो जो टीचर ने किसी और स्टूडेंट को दे दी हो, और आप वो इस बात का चैलेंज ले रही हो कि अगर वो असाइनमेंट नहीं बना पाएगा तो वो खुद बनाएगी और इससे ज़्यादा बेहतर बना पाएगी, और टीचर को कुछ भी कहने का हक नहीं होगा। डॉक्टर तो वैसे भी कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए कंधे उचका गई। इसे तो खुद ही ये बात पसंद नहीं आई थी कि इतनी प्यारी सी बिल्ली को लेकर इसका शोहर हार खा रहा था।
जबकि डॉक्टर की तरफ से इजाज़त मिलते ही वो इसे लेकर वापसी के लिए निकला था और घोड़े की फसादी बिल्ली भी इसके साथ ही थी। तबाह कर दूँगी, बर्बाद कर दूँगी, मैं तुमसे तबाह कर दूँगी, बर्बाद कर दूँगी, मैं तुम सुकून से जीने नहीं दूँगी तानीर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर ऐसा तमाशा मारूँगी जो तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बहुत गरूर है ना तुम्हें दुलकर पर, बहुत मान है ना इसकी मोहब्बत पर, तो अब तैयार हो जाओ, इसकी मोहब्बतों को नोच दूँगी मैं। और दुलकर तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगी, मैं तुम्हें अपना बनाऊँगी, मैं तुम्हें छीन लूँगी इस दानिर से। इस लड़की के इश्क में पागल होकर तुम मुझे ठुकरा रहे हो ना? क्या हो गया है? जब तुम्हें ये पता चले क्या होगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि वो किसी का गंदा खून है, वो मेरे बाप मेरी माँ की औलाद नहीं बल्कि किसी गंदी नाली का कीड़ा है, तब मैं देखूंगी कि तुम किसी ऐसी लड़की को कबूल कर सकोगे जिसकी कोई पहचान ना हो। क्या तुम अपनी नस्ल किसी ऐसी लड़की से पैदा करोगे जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो? जानती हूँ मैं, बहुत बड़े खानदान से तल्लक है तुम्हारा, इस खानदान में नाजायज़ औरतों को तो ब्याह कर नहीं लाया जाता होगा। तैयार हो जाओ तुलकर अपनी ज़िंदगी में मुझे वेलकम करने के लिए, क्योंकि तुम्हें हासिल करने के लिए अब अर्श या नसीर हर हद पार कर जाएगी। तुम्हें मेरा बनना होगा। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर लगाया है इसकी माफ़ी मेरे पाँव पर पड़कर तुम्हें मुझसे मांगनी ही होगी। कैसी तड़प रही थी तुम इसे छूने के लिए, इसके बदन इसका बदन ना हो गया, ना जाने क्या हो गया। तुम इस लड़की के लिए तड़प रहे थे और यहाँ मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। जब तक तुम्हें अपना ना बना लूँ तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी। तुम्हें मेरा होना होगा। इस तानीर को हरा कर रहूंगी मैं। इसने मुझे थप्पड़ मारा है और ये थप्पड़ अब इसकी ज़िंदगी पर लगाऊंगी मैं। इसे बर्बाद करके ही सुकून की दूसरी सांस लूंगी। वो खुद को आईने में देख रही थी, अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ का हिसाब चाह रही थी। इसके दोनों गाल पर गहरे निशान थे। तानीर का हाथ इतना भारी न था, लेकिन इस थप्पड़ को याद रखने के लिए इसने अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। इस वक्त वो इंतहाई खौफनाक लग रही थी, जबकि इसका अंदाज इससे भी ज्यादा खौफनाक था। लेकिन वो खुद को अंदर से देखने वाली निगाहें नहीं रखती थी, वरना शायद वो खुद को बेगैरत कहती। वो लड़की वापस आई या अभी तक नहीं, जिसके साथ खुले रह रही थी। दिलकर 3-4 दिनों के बाद आज फिर हॉस्टल वापस आया। नहीं सर, इस लड़की की वापसी नहीं हुई। 2-3 दिनों में इसके इम्तहानात होने वाले हैं, वो वापस आ जाएगी। लेकिन आप इनसे क्या पूछेंगे जब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हुरे यहाँ आई थी तो काफ़ी जख्मी हालत में थी और इसकी फ्रेंड इसे अपने साथ लेकर गई है। हालांकि मेरी बात भी हुई है हुरे के वहाँ रहते हुए, वो वहाँ अस्पताल गई थी, तब बात हुई थी मेरी से वहाँ पर। इसने मुझे बताया कि वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं। वो वापस यहाँ कराची कभी नहीं आना चाहती, इसे नफरत हो गई है इस शहर से। इसका कहना है कि वो कभी यहाँ वापस नहीं आना चाहती। वार्डन इसे देखते हुए बोलते दुल्हन ने हाँ में सर हिलाया था। इस शहर ने इसे दिया ही क्या है कि वो यहाँ कभी वापस आना चाहेगी। इसका ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो वहाँ बिल्कुल ठीक है, इससे कोई मसला तो नहीं है। अगर एक बार मेरी वीडियो कॉल करवा दे आप इसके साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो इसे देखते हुए बोला तो वार्डन खौफजदा सी हो गई थी, लेकिन फिर संभल कर बोली वीडियो कॉल ठीक है सर, मैं अभी जब कॉल अब जब भी कॉल आएगी तब इसको इसके बारे में बताऊंगी, फिर आप इसकी वीडियो कॉल पर बात कर लीजिएगा। वो इसे देखते हुए बोली थी अभी करवा दें। देखिए मैं जानता हूँ आप पुलिस की बार बार यहाँ आने की वजह से स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं और मैं आपका मसला समझ भी सकता हूँ। बार बार हॉस्टल में पुलिस का आना आपके लिए काफ़ी परेशान किन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तामन करते तो ये आपके लिए भी बेहतरी होगी। हमारा रोज़ रोज़ का यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। इसका अंदाज आज ही लिए हुए था। सर अगर आप सच में हमारे लिए आसानी करना चाहते हैं तो फिर आप ये केस ही ख़त्म कर देना। वो लड़की इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, आप इसे सुकून से रहने दीजिए। आप लोग यहाँ से छूटे पहले आप लोग इसे यहाँ झूठे केस के साथ इसे लेकर गए थे, वहाँ आपने इसको मारा पीटा और फिर इसे अस्पताल पहुँचा दिया। आधी मरी हालत में वो यहाँ पहुँची है, अब ज़िंदगी की तरफ जा रही है, फिर से आप लोग बार बार इसके सामने आएंगे। पुलिस वालों से खौफजदा है वो, वर्दी वालों को देखते ही चीखने मारने लगती है। इसकी हालत बहुत ख़राब है, खुदा के लिए इसे अब छोड़ दीजिए। वो बेगुनाह साबित हो गई है ना, आप लोगों को पता चल गया है ना कि इसका कोई कसूर नहीं है, तो बस कीजिए आप लोग। वाटर ने बस कुछ दिन पहले ही कबीर को बोला था कि वो एक दफ़ा कुरे से बात करना चाहती है, लेकिन कबीर ने बोल दिया था कि फिलहाल वो किसी से भी इसे नहीं मिलवा सकता। यहाँ तक कि पुलिस वालों को देखते ही वो चीखें मारने लगती है। वो बात इसके जहन में थी जो वो दुल्हन को देखकर कहने लगी थी। इसकी हालत खराब थी, वो 3rd डिग्री टॉर्चर बर्दाश्त कर चुकी थी। ऐसे में इसकी वही हालत हो सकती थी जो ये औरत बयान कर रही थी। इसलिए दुल्हन बिना कुछ कहे, बिना इसके साथ कोई भी बहस किए वहां से निकल आया था। क्या मतलब सर, अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो फिर मुझे वापस कराची भेज दीजिए। मैं कम से कम आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। मैं यहाँ ड्यूटी करना चाहता हूँ और वहाँ सवात में मैं किसी तरह की ड्यूटी करूँगा। कैसे ड्यूटी करूँगा का क्या मतलब है इंस्पेक्टर अरहान, मुझे वहाँ आपकी ज़रूरत होगी। मेरा मतलब है वहाँ पर मुझे खतरा हो सकता है, कोई भी आकर मुझे गोली मारकर मुझे ठोकर जा सकता है। आपको नहीं लगता कि आपको 24 घंटे मेरे सर पर सवार रहना चाहिए, मतलब मेरे साथ रहना चाहिए। वैसे आप शादीशुदा तो नहीं है, बीवी वगैरह तो है नहीं आपकी, जो आप वापस जाने के लिए इतने बेकरार हैं। दिलरेज ने अचानक पूछा तो इसने नफी में सर हिला दिया था। तो बस फिर ठीक है, तुम्हारी नहीं है लेकिन मेरी बीवी का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरा मतलब है सवात में काफ़ी खूबसूरत मकामात हैं, हो सकता है आपको आपकी खाबों की शहजादी वहीं कहीं घूमती फिरती नजर आ जाए। मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, अपना सामान पैक करें और हमारे साथ चले। आपके जाने का इंतजाम मैं करवा चुका हूँ।
वो मज़े से बोला था, जबकि इसकी जेब में पड़ा मोबाइल बचा। इसने फ़ोन निकाल कर देखा तो दुलकर की कॉल आ रही थी। दिलरेज़ के दिल में कुछ चुभा सा था। दुलकर का फ़ोन हज़ार दफ़ा दिन में इसे आता था, लेकिन अपने ही सगे भाई को इसने कभी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं किया था, बल्कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर भी इसके पास सेव नहीं था। जब भी दिलरेज़ इसे फ़ोन करता तो आगे से वो कहता कौन है, तो इसका दिल तड़प उठता था। वो रिश्ते निभाने वाला इंसान था, लेकिन इसके रिश्ते इसके साथ निभा ही नहीं करना चाहते थे। ये दर्द शायद कभी कोई नहीं समझ सकता था, खासकर कि सामने खड़ा शख्स तो हरगिज़ नहीं, जो इससे उँगली के इशारे से 2 मिनट का वक़्त माँग रहा था। वो इसके भाई से छुपकर बात करना चाहता था। दिलरेज़ ने सिर्फ़ हाँ में सर हिला दिया था। क्या मतलब? अब तू इसके साथ घूमने के लिए जाएगा? इसको वहाँ पर भेज कर तू यहाँ आ जा मेरे पास। तुझे पता है यहाँ हर चीज़ अकेले हैंडल नहीं होती मुझसे। हाँ, और मैं हॉस्टल गया हुआ था। वार्डन ने हुरे के बारे में जो बताया है यार, वो पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई है, बहुत ज़्यादा डर गई है। वार्डन बता रही थी कि पुलिस वालों को देखते ही वो बेचारी चीखें मारने लगती है। मुझे तो बड़ा तरस आया। इस कबीरे की वजह से कितना कुछ गलत हो गया ना। कबीरा नहीं बोल। कोबरा बोल इसको। नाक होता है ना, वो नाक है वो कमीना। इसकी वजह से हुरे की ये हालत हुई है। हम इससे मिलने के लिए जाएंगे तो बिना वर्दी के जाएंगे। मैं 1 हफ्ते में वापस आऊँगा तो सबसे पहले इसी से मिलूंगा। अब ये आदमी मेरे पीछे लग गया है कि मैं इसके साथ सवार चलूँ। वहाँ कोई आकर इसको ठोक गया तो हमारा डिपार्टमेंट ही बदनाम होगा, सो मैं इसके साथ ही जा रहा हूँ। वो फैसला करते हुए बोला था। क्या बात है बेटा, शादी मेरी हुई है, हनीमून पर तू जा रहा है, वो भी इस दिलरेस के साथ। लाख लानत तेरी जिंदगी पे। मेरी छुट्टियां अब तक मंजूर नहीं हुई। इसने अपना दुख सुनाया था। मैं वहाँ मैं वहाँ वापस आ जाऊँ तो फिर तेरी तरफ से गारंटी दूँगा कि तेरा काम मैं वहाँ वापस आ जाऊँ तो तेरी तरफ से गारंटी दूँगा कि तेरा काम भी मैं सँभाल लूँगा। फिर होकर आ जाना भी, तू भी अपने हनीमून से। भाभी भी क्या सोचती होंगी बेचारी के साथ मुझसे शादी करके ना क्या फ़ायदा हुआ? और नहीं तो मुझे रोज़ ताने मारती है, क्या फ़ायदा आपका अफ़सर होने का जब आप मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेकर जा सकते। चल कोई ना कोई हल निकाल ही लूँगा, एक दफ़ा मुझे वहाँ आने दे। खैर और तेरी शादी का क्या बना? जान छूटी अस्तगफिरुल्लाह, से जान छिपाई है मैंने। शुक्र है अल्लाह का तू इसके साथ नहीं फँस गया, और बेहतर होगा कि नसीब साहब से दूर ही रहे। वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुल्हन को वो तस्वीरें याद आई तो वो फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह तक कानों को हाथ लगा गया था। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? वैसे मैं इस मामले में नसीब साहब से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे थे मेरे साथ, लेकिन मुझे इस लड़की की शादी वाली शक्ल याद आ गई। इस शादी वाले दिन से ही मुझे बहुत भयानक शक्ल थी इसकी। खैर तू आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल मैं थाने पहुंच जाऊंगा, तू भी निकलने की तैयारी कर। इस आदमी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल जा रहा है तो खूब इंजॉय करके आ, इसका पैसा भी उड़ा देना। फिक्र मत कर, इस पैसे पर तेरा यार का बराबर का हक है। वो इसे कुछ याद करवाते हुए बोला तो दूसरी तरफ से अरहान ने कहका लगाते हुए पीछे खड़े दिलरेस को देखा था, जिसका सारा ध्यान इन्हीं की बातों पर था, लेकिन बाज़ार वो इधर उधर देख रहा था। वैसे आपस की बातें, शक्ल प्यारी है इसकी। इसने कहते हुए फ़ोन बंद किया तो दिलरेस भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था। तो मेरी शक्ल की तारीफ कर रहे थे। इसका फ़ोन बंद हुआ तो इसने बड़े मज़े से सवाल किया था। नहीं, इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं अपने दोस्त की शक्ल की तारीफ कर रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आपने तो देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल देखा है, बल्कि रोज़ देखता हूँ शीशे में। है प्यारा तो सच में बहुत है तुम्हारा दोस्त। तो तुम चल रही हो मेरे साथ? पूछने का अंदाज जरा शरारती सा था। बिल्कुल, मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं। अपने महीने की तनख्वाह से अपने खर्चे निकाल लेना, क्योंकि मैं तो सिर्फ वही दूंगा जो मेरा हक बनता है। बाकी तुम सरकारी नौकर हो, वो क्यों इसकी एक्सपेंसिव उठाए? इसीलिए साफ सुथरा इनकार मुंह पर मार दिया था। लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था कि यहाँ जो कुछ भी है इस पर इसका बराबर का हक है, और जो कुछ मेरे दोस्त का है वो मेरा है। तो इसने ऐसा कहा? दिलरेज इसकी बात काट गया था। क्यों ऐसा नहीं है क्या? अरहान ने मासूमियत से सवाल किया। ऐसा ही है, सब कुछ इसी का है, और तुम इसके दोस्त हो तो तुम्हारा भी पूरा हक है। क्या याद करोगे? तुम्हारे दोस्त की प्राप्ति से खर्चा करेंगे। वो सुकून से कहते हुए अंदर की तरफ चला गया था, जबकि अरहान इसकी नकल उतारता दोबारा अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। अबरक तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। वो अपनी गाड़ी अड्डे पर लगाकर फारग हुआ ही था कि बुलावा आ गया। वो जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए अंदर कमरे की तरफ भागा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अबरक इनके पास आया तो उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? इस दफ़ा कोई मसला तो नहीं हुआ ना? हल हो गया ना तेरा प्रॉब्लम? आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है बाबा? आपने हर चीज़ हैंडल कर ली। आपके होते हुए यहाँ किसी भी मसले की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सुकून से बोला था, बस मैंने तेरा मसला हल किया तो मेरा मसला हल कर देना। इस दफ़ा तेरा वोट और तेरे सारे जानने वालों का वोट मुझे मिलना चाहिए। बाबा इसे देखते हुए बोलते, इसने भी हाँ में सर हिला दिया था। आप फिक्र ना करें, आपने हमेशा मेरे हर मसले को हल किया है। आपका मसला मैं हल करवा दूंगा। मेरे एक दफ़ा कहने पर ये सारे वोट आपको ही मिलेंगे, बेफिक्र हो जाए। पूरी ड्राइवर कम्युनिटी पर चलती है मेरी। वो इन्हें देखते हुए बोला था। इसके इलाके में वोटिंग होने वाली थी। अच्छी खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा ले लिया था। रफ़ीक बाबा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि काफ़ी बड़ा गुंडा और बदमाश मशहूर था। इसे हर किसी को अपने सामने झुका कर रखने की आदत थी। आजकल इसकी नज़र कुर्सी पर थी। वो इन ड्राइवर लोगों के काम आ रहा था। ड्राइवर लोग इसके काम आ रहे थे। ज़्यादा गुस्सा ना किया कर, तेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है। इस दफ़ा तो मैंने बात संभाल ली, आके मसला बन सकता है। वो प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए बोला था। मैं नहीं करता गुस्सा, खुद ही आ जाता है। और फिर अगर नज़र मेरे घर की तरफ उठेगी तो इसकी नज़र को दुनिया देखने का कोई हक नहीं है। चल ठीक है, इस दफ़ा तो मैंने मसले का हल कर दिया है ना? अब तू भी थोड़ी एहतियात करना। एक दफ़ा मुझे कुर्सी मिल जाए, फिर तेरे रास्ते सारे सीधे कर दूंगा। बस ये यकीन दिला रहा था।
अल्लाह पाक खैर करेगा, आपका काम भी हो जाएगा बाबा। ज़रा मेरी टाइमिंग भी सेट करवा दो, बदलवाना है अपना टाइम। अब मैं कराची में नहीं जाना चाहता। क्या मतलब, इस वक्त तो तू खुद कराची और लाहौर का टाइम दे रहे थे, कितना मुश्किल से तो लगवाया था तुम्हारे लिए वो टाइम। अब तुम फिर से बदलवाना चाहते हो? शादीशुदा हो गया हूँ बाबा, बीवी को घर पर छोड़कर कैसे करूँ लंबे रोड? आप ही बताएं ना, एक वापस से टाइम बदल दे मेरा। वो इन्हें देखते हुए बोला तो उन्होंने मुस्कुराकर हल्के से इस गाल को थपथपाया था। ठीक है, करता हूँ बात, तेरा ये भी, तेरे लिए ये भी कर दूंगा। वैसे ये अड्डे के साइड ड्राइवर कहते हैं कि तू मेरा लाडला है, तेरी बात मान जाता हूँ मैं। पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है मुझे। चल बेफिक्र हो जाएगा तेरा काम। वो उठकर खड़े होते हुए बोले तो अब्रक इनके साथ ही उठा था। इतना गुस्सा अच्छा नहीं, इस दफ़ा मैंने बात संभाल लिया, आइंदा मुश्किल होगी। कंधे पर हाथ रखकर वो वहाँ पर जा चुके थे, वो वहाँ से जा चुके थे, जबकि अब्रक भी सुकून से अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गया था। क्या बात है, बड़े लाड है तेरे बाबा के साथ, इतने प्यार से किसी से बात नहीं करते जितने तुझसे करते हैं। तो सच में बहुत दिलवाएगा? इसके साथ आते ड्राइवर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए सवाल किया था। हाँ तो क्यों नहीं दिलवाऊंगा, मेरे काम आता है ये बंदा और मैं इसके काम आऊंगा। एक दूसरे के काम आने से ही तलक मजबूत होता है और ऐसे लोगों से तलकात बनाकर रखना चाहिए। बड़ी बड़ी मुसीबतों से पल भर में निकलते हैं। वो पुरसुकून अंदाज में कहता अपने काम पर लग गया था। दिलम खाना बनाने के बाद आटा गूंद कर अपने टीवी के सामने बैठ गई थी। इसका इरादा थोड़ी देर टीवी देखने का था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आ सकता है इस वक्त? अब्रक के आने का टाइम तो नहीं है। वो परेशानी से सोचती दरवाजे के पास आती तो दूर से ही रुककर पूछने लगी थी। अब वो दरवाजा खोलने की गलती नहीं कर सकती थी। मैं हूँ मेरी चिड़िया, और कौन हो सकता है मेरे अलावा? खोलो दरवाजा, अब्रक मुस्कुराकर बोला था। उसने फौरन ही दरवाजा खोल दिया था। जबकि इसके हाथ में मौजूद फूलों के गजरे देखती वो चहक उठी थी। वाह अब्रक, आप मेरे लिए लेकर आए हैं? वो खुशी से कहते इसके हाथों से गजरे लेकर अपने हाथों में पहनने लगी तो अब्रक इसकी मदद करने लगा था। ये भी है साथ, कोटनिया से दिखाते हुए बोला जो कि एक डब्बे में पैक थी। इसे खुश देखकर वो भी खुश हो गया था। हालांकि पहले इसे लग रहा था कि इसे ये सब कुछ ले जाने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन अपनी बीवी की मुस्कान देखकर वो खुश हो गया था। तुमने अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे देखकर इतना खुश हो जाओगी। है चलो, अपनी बीवी को खुश करने का एक अच्छा तरीका मिल गया मुझे। वो दरवाज़ा बंद करता इसके कंधे पर हाथ रखे इसके साथ अंदर जाने लगा था। मुझे मेहंदी चूड़ियाँ गजरे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये ऐसे या फिर ऐसे चाहिए। मैंने एक हाथ इसने एक हाथ अपने गाल पर और दूसरा अपने लबों पर रखा, जबकि वो शर्माती हुई इससे पीछे हट गई थी। जी नहीं, मुझे ऐसे ही थैंक यू बोलना आता है और मैं ऐसे ही थैंक यू बोलूँगी। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वैसे बार बार अपने होठों के करीब झुकते देखकर इसके लबों पर जोर से हाथ रखकर सवाल करने लगी थी। मेरी बीवी अकेली डरती है घर पर, इसलिए अब मैंने अपना टाइमिंग बदल दिया है। सुबह 10 बजे जाऊँगा, शाम को 4 बजे वापस घर। मेरा सारा वक्त अपनी प्यारी सी बीवी के साथ गुजारूंगा। हाय अल्लाह, क्या मतलब? अब सारा दिन सारा दिन मेरे सर पर सवार रहा करें कि अब कुछ घंटे तो मिलते हैं सुकून के। जब आपके रोमांस से जान छूटती है, अब वह सुकून भी गया। अब तो मैंने बड़े बड़े लोगों से तलक झोल लिया है, मेरे छोटे मोटे काम आ जाते हैं बड़े बड़े लोग। वो मज़े से बोलता इसके लबों पर छोटे छोटे बोसे देने लगा था। बाबा के साथ बात करने का इससे अच्छा खासा फ़ायदा हो गया था। बाबा ने शाम होने से पहले ही इसके टाइमिंग बदलवा दी थी। यूं ही सब ड्राइवर लोग नहीं जलते थे इससे। रफ़ीक बाबा इसे सच में बहुत पसंद करते थे। इसने सचमुच में इसके मामले में दिमाग लगा दिया था। ऐसे मुंह ना बनाओ चिड़िया, अब तो सुकून मिलेगा। अब तुम हर वक्त मेरी बाहों में चूं चूं करना और मैं हर वक्त अपने चिड़िया के सर पर सवार रहा करूंगा। बल्कि सर पर सवार होने का क्या फ़ायदा, जहाँ सवार होना चाहिए वहाँ सवार रहूंगा ना। वह नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों में लेता इसके लबों पर एक साथ ना जाने कितने बोसे दे गया था, जबकि वह इसकी बाहों में पूरी तरह से मचल कर रह गई थी। क्या बात है, सारा सामान भी पैक कर लिया आप लोगों ने? तो फिर आप लोगों का टूर कल से शुरू हो रहा है। वह कमरे में दाखिल होते हुए बोला तो सनीश परेशानी से बेड पर बैठी हुई थी। अच्छा हुआ पापा आप आ गए, प्लीज़ मामा को समझाएं ना कि हम टूर पर जा रहे हैं। इतनी तैयारी कर ली है हमने, अब ऐसे ही हम टूर कैंसिल नहीं कर सकते। हमने आविया के पेरेंट्स से भी परमिशन ले ली है। कल यहाँ सुबह से निकलते हुए हमने आविया को भी रास्ते से पिक करना है और मामा कह रही हैं कि हम टूर कैंसिल कर दें। ये तो मेरा बर्थडे गिफ्ट था ना, आपने ही वादा किया था कि आप हमारे साथ नहीं जा रहे। मैं समझ गई ना, लेकिन आप देखिए ना, माँ भी नहीं जा रही। वो परेशानी से इसके पास आते हुए बोली, जबकि ताइस दरनीश को देखता हुआ इसके पास ही आकर बैठ गया था। क्या हो गया है जरनीश, क्यों नहीं जा रही? सब खैरियत तो है ना? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आप इसने जरनीश को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। सुल्तान मेरी वो फ्रेंड है ना नाइमा, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। इसको कराची से अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आपको याद है जब शान पैदा हुआ था, नाइमा ने सारा वक्त यहाँ गुजारा था, कितनी हिम्मत की थी मेरी। आज वो बीमार है, क्या मैं टूर्स पर चली जाऊँ? मैं दुबई जाने के बारे में सोच रही हूँ, इसे मेरी ज़रूरत है। आप तो जानते हैं ना इसकी कोई बहन नहीं है और 2 साल पहले इसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया है। ऐसे में एक सहेली होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके बुरे वक्त में इसका साथ दूँ। मैं रोशाना को यही समझा रही हूँ कि हमें ये मस्तियाँ मजाक बाद में होता रहेगा, लेकिन वक्त अपनी फ्रेंड का साथ देने का है। मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि टूर कैंसिल कर दे, लेकिन इसने ज़िद ही बांध ली है कि टूर कैंसिल नहीं होगा। बाबा टूर कैसे कैंसिल होगा? अभी अभी हमारे साथ आ रही है। मैंने इतनी मुश्किल से मनाया है, मामा को साथ लेकर गई थी इसके पेरेंट्स से बात करने के लिए। वो लोग इतनी मुश्किल से राज़ी हुए थे।
रोशानी ने बैठकर रोना शुरू कर दिया था, जबकि इसकी जिद देखते हुए खुद ताइश भी हैरान रह गया था। वैसे इस मामले में इसके साथ नाइंसाफी तो हो रही थी। ये इसकी बर्थडे का गिफ्ट था। जब ताइश ने इससे वादा किया था वो इसे एक हफ्ते तक सवाद घुमाकर लाएगा, लेकिन अपनी ज़रूरी कामों में मसरूफ होने की वजह से वो अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका था। ऐसे में अब इसने जनीश को कहा था कि वो दोनों बच्चों को घुमा कर देकर आए, वरना रोशानी तो काफ़ी दिनों से इससे रूठ कर बैठी हुई थी। आखिरकार किसी न किसी तरीके से वो अपनी बेटी को मनाने में कामयाब हुआ था कि अब एक और नया मसला सर उठा चुका था। रोशानी बेटा, ये क्या जिद है? ऐसे नहीं रोते। मम्मा वापस आ जाएंगी तो चली जाना तुम। सुल्तान ने समझाना चाहा था। पापा रोज रोज छुट्टियां नहीं होती कॉलेज से, इतनी मुश्किल से छुट्टियां आई हैं और गर्मियों में सवाल देखने का अलग मजा आएगा। आपको पता है इन छुट्टियों के फौरन बाद हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। कितनी खुश थी मैं, वहाँ अपनी सहेलियों को खूब नखरे दिखा कर आई थी कि मैं तो घूमने जाऊंगी छुट्टियों पर, लेकिन कोई ना कोई मसला हो ही जाता है एंड टाइम पर आकर। मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। वो बुरी तरह से रोने लगी, जबकि इसकी जिद को देखते हुए सुल्तान मुस्कुरा दिया था। बस बस मेरी ड्रामा क्वीन, ज़्यादा रोने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। साफ लग रहा है कि झूठा रोना धोना कर रही हो। जाने दो तुम्हारी मामा को, जहाँ जाती हैं मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें सवार, वो भी कल ही। इन्हें जाने दो अपनी दोस्तियाँ निभाने के लिए, हम तो भाई जाएंगे घूमने फिरने के लिए। इसने अचानक ही फैसला किया था, जबकि रोशानी हैरत से सीधी हो गई थी। पापा सच में, आप सच में हमारे साथ चल रहे हैं ना? ओ माय गॉड, आपकी तो मीटिंग थी ना, इतने सारे ज़रूरी काम थे ना, तो आप हमारे साथ कैसे आएंगे? वो भागकर इसके पास आती इसके साथ लगते हुए बोली, तो वो मुस्कुरा दिया था। करना तो पड़ेगा, मेरी बेटी की खुशी का सवाल है और मेरी बेटी की खुशी को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सो फैसला हो गया कि मैं तुम लोगों के साथ सवाद आ रहा हूँ, और बेगम आप भी निकलने की तैयारी कीजिए। ऐसा कीजिए कि रात की फ़्लाइट से ही आप दुबई के लिए निकल जाए। सच में आपकी दोस्त को आपकी ज़रूरत है, और ऐसे दोस्त जो ज़रूरत के वक्त आपके काम आए, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों, इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता उठ गया था, जबकि रोशाना इसके पास बैठने के बजाय सुल्तान के साथ इसके कमरे में जा रही थी ताकि इसका सामान पैक कर सके। वह हर किसी से कोई मौका नहीं देने वाली थी अपनी बात से इनकार करने का। ये सब कुछ बाद में करना, पहले अपनी सहेली को फ़ोन करो और इसे बता दो कि सरनीश नहीं जा रही बल्कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ। इसे ना जाने क्यों ये फैसला किया था, लेकिन रोशानी को उदास देखकर वो लेकिन रोशानी को उदास वो देख भी नहीं सकता था। नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली कि आप जा रहे हैं साथ। वो आपको पता है वो कितनी मुश्किल से मानी है, वो तो हमारे साथ आने को राज़ी ही नहीं हो रही थी। और फिर इतनी मेहनत की मैंने इसे मनाने के लिए कि हद नहीं। अब अगर मैंने इसे ये बताया ना कि आप हमारे साथ आ रहे हैं तो वो साफ इनकार कर देगी। अभी तो यकीन है अभी तो यकीन के लिए मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे बाबा तो साथ नहीं आ रहे ना जाने आपके साथ क्या मसला हो गया है। इसको घर आने से पहले भी 10 दफ़ा सवाल कर दिया कि तुम्हारे बाबा तो घर पर नहीं है ना। अब तो कल से इसे पता चल जाएगा जब वो गाड़ी में आकर बैठेगी। वो अब तो कल ही से पता चलेगा जब वो गाड़ी में आकर बैठेगी। वो इसे देखते हुए बोलते सुल्तान ज़रा परेशान हुआ था। नहीं रोशानी, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इसे अभी बता दो, वरना वो बाद में तुमसे नाराज़ होगी। तुम भी अपना टूर एंजॉय नहीं कर पाओगे इसके साथ। सुल्तान ने समझाते हुए कहा था, रिलैक्स पापा, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं इसे मना लूँगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसे मनाना मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप परेशान मत हो, मैं आपका सामान पैक करती हूँ। वो इसे देखते हुए बोली थी, तुम जाकर शान की तैयारी चेक करो और अपनी तैयारी मुकम्मल करो। मेरा सामान सरनीश खुद पैक कर देगी, तुम्हें नहीं पता क्या क्या रखना है। वो परसों पर साहब बेड पर बैठते हुए बोला था। ओहो बाबा, आपका तो मामा के बगैर गुजारा ही नहीं है। मामा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं भी जाने के लिए आपको मामा की ज़रूरत है। इतने दिन तक मामा के बगैर कैसे रहेंगे आप आपको तो इनके हाथ की चाय पिए बगैर सुकून ही नहीं मिलता। वो इसे परेशानी से देखते हुए बोली थी, जबकि सुल्तान सिर्फ मुस्कुरा दिया था, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्ती के सनीश के बगैर इसका गुजारा नहीं था। वो इसे समझती थी, इसे जानती थी। जिस तरह वो इसका ख्याल रखती थी कोई नहीं रख सकता था। इसने मुस्कुराते हुए दरवाजे से दाखिल होते सनीश को देखा था, जो अलमारी में सर दिए रुशाने को देख रही थी, जो ना जाने अलमारी से क्या निकाल रही थी। पीछे हो जाओ ड्रामा क्वीन, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं खुद ही सुल्तान का सामान पैक कर देती हूँ। तुम्हें तो समझ पे ही नहीं आएगा कि क्या रखना है और क्या नहीं। सनीश ने इसे पीछे किया तो वो कंधे उचकाकर सुल्तान के पास जाकर बेड पर बैठ गई थी, जबकि जनीश ने सुल्तान का सामान पैक किया। इस दौरान सुल्तान ने जनीश के लिए दुबई की फ़्लाइट बुक करवा दी थी। इसका जाना बेहद ज़रूरी था, और अगर इसका जाना ज़रूरी ना होता तो यकीनन वो अपनी इतनी अहम मीटिंग्स छोड़कर रोशानी के साथ कभी भी ना जाता। लेकिन यही तो खासियत थी इन दोनों की, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते थे, एक दूसरे के हर मसले का हल निकालते थे, जिस तरह इस वक्त इन दोनों ने एक दूसरे के मसले का हल निकाला था। इसको अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाए। वो कैट बॉल ज़मीन पर रखे हुए इसमें दूध डाल रहा था, जब अचानक ही हुरे ने हुक्म दिया, क्या मैं इस बिल्ली को अपनी गोद में बिठाऊं? वो हैरत से इसे देखते हुए सवाल करने लगा था, जबकि इसके सवाल पर हुरे ने इसे घूरा था।
आप नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, मैं कर देती हूँ। मैं इसे अपनी गोद में बिठाकर दूध पिला लूँगी, कोई मसला नहीं है। वो छोटी है, ठीक से दूध नहीं पी सकती ना, इस तरह ज़मीन पर। सुबह भी आपने ज़मीन पर इसे दिया था, ये ठीक नहीं है। आप प्यार से इसे अपनी गोद में बिठाएं, फिर इसे कैट बॉल को अपने हाथ में पकड़ें, तब पिएगी वो ठीक से। वो इसे देखते हुए बोली थी, जबकि कबीर ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया था। ओ हेलो, मैं इस फसादन के नखरे नहीं उठाने वाला। सारे जानवर इसी तरह से खाते पीते हैं, इन्हें सामने रख दिया जाता है, वो खुद खा लेते हैं, इनके ऐसे नखरे नहीं होते। और अगर इस बिल्ली के ऐसे नखरे हैं भी तो कम से कम मैं नहीं झेलूंगा। वो हरगिज़ इसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। माना इसकी बिल्ली से अजीज थी, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो इस बिल्ली को अपने सर पर सवार ही कर ले। आप नहीं कर सकती तो रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। वो फ़ौरन उठकर इसके पास आई थी। पीछे हटो हुरे, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। जानवर से दूर रहना है, ना इसे हाथ लगाना है, ना इसे अपनी गोद में बिठाना है। तो ये तुम्हारी गोद में तो हरगिज़ नहीं आ सकती, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। इस फसादन सौतन को दूर ही रहने दो। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे नाम ले रहे हैं आप मासूम सी कहती के। इतनी प्यारी है, कुछ कहती भी नहीं। अरे आपके पास तो म्याऊं म्याऊं भी नहीं करती बेचारी, और आपको बस इसके बारे में उल्टा सीधा बोलने का मौका चाहिए होता है। और मुझे टच करना पड़ेगा इसे, क्योंकि आप इसका वैसे ख्याल नहीं रख सकते जैसे मैं रखती हूँ। आपको आता ही नहीं है फालतू जानवर पालना। पीछे हट जाएं, आज से मैं ख्याल रखूंगी, कुछ नहीं होता मुझे, नहीं होती मैं बीमार। वैसे भी मेरी किरण साफ सुथरी है, इसके साथ कोई जरासीम कोई जम्स नहीं है, और मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि अपनी कैटी से दूर रहूँ। वो इसे देखते हुए जैसे अपना फैसला सुना रही थी, जबकि कभी जानता था कि अगर वो एक दफ़ा इस फसादन सोतन के पास आ गई तो इसे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि ये बिल्ली इसकी बीवी दोबारा से इसकी बीवी की गोद में बैठे। नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, मैं खुद ही इसे अपनी गोद में बिठा लूँगा। वो पता नहीं क्या सोचते हुए बोला था। फिर आहिस्ता से उंगली की मदद से अपनी उंगली इसने म्याऊं के पट्टे के अंदर घुसाई थी। फिर अगले की लड़के इसे उठाकर अपनी रन पर बिठा लिया। अंदाज ऐसा था कि इसका हाथ टच ना हो। इसे हाथ लगाकर भी अपनी उंगली को इसके पट्टे से निकालते हुए इसने बड़ी हकारत बड़े अंदाज में इसकी तरफ देखा था, जबकि सामने बैठी इसकी बीवी बस इसे घूरे जा रही थी। ये कोई तरीका है इसे उठाने का? इसका गला घुट सकता था। आपको ज़रा एहसास नहीं है ऐज़न, वो मासूम सी बिल्ली है, एक मासूम बेसर जानवर। आप इस पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं? वह भी यकीनी से सामने बैठी से देख रही थी, जबकि कबीर को लगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह इसी के हाथों हो चुका है, जो इसने इस बिल्ली को पट्टे में उंगली डालकर ऊपर उठाया था। हालांकि सामने बैठी ये लड़की इसकी मन्नत को देखने को तैयार ही नहीं थी। किस तरह इसने इसे अपनी रन पर बिठा लिया था, ये बात इसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। नहीं मरती ये फसादन सोतन, ठीक है वो इसे ठीक है वो ऐसे, बिल्लियों को कुछ भी नहीं होता, सब लोग ऐसे ही उठाते हैं। अब ये मैडम दूध पीने के लिए क्या लेगी? इसने दूध का बॉल इसके सामने किया तो वो मुंह फेर गई थी। एक बिल्ली के इतने नखरे वो भी इंस्पेक्टर असल कबीर उठाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। गोद में लें आप इसको, प्यार से इसके नीचे ऐसे हाथ रखें, वो इसे अपने सीने के साथ लगाएं, और फिर देखें, प्यार से इसको बोले कि मेरी जान दूध पियो, मेरी जान तुम हो, ये बिल्ली नहीं। वो घुरा कर बोला था, आपने मुझे डांटा। वो इसकी इस तरह से नाराज़ होने पर मुंह बना गई थी, जबकि कभी शर्मिंदा होकर रह गया था। मेरी जान, मैं क्यों डांटूंगा तुम्हें? तुम मेरी छोटी सी खरगोशनी हो, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जानवर है, एक बिल्ली का बच्चा है, इसे इतने लाड करने की ज़रूरत नहीं होती, वरना ये बिगड़ जाते हैं। और अगर ये बिगड़ गई ना तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। इसने एक और कोशिश की थी इसे समझाने की। ओहो, अज़न नहीं बिगड़ती, और वैसे भी ये इतनी छोटी सी मासूम सी है, अगर थोड़ी सी बिगड़ भी जाए तो क्या हुआ? इसकी मम्मा भी बिगड़ी हुई है और पापा भी, तो अगर हमारा बच्चा भी बिगड़ा हुआ होगा तो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना। वो दांत दिखाते हुए बोली तो खुद को पापा कहलाए जाने पर वो मुंह खोल गया था। मैं बाप हूँ इसका। कबीर को लगा जैसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हो रही है। हाँ, तो मैं इसकी मामा हूँ तो आप इसके पापा हुए ना, क्योंकि मैं इसको अपनी बेटी बनाकर पालूंगी, और आप मेरे हस्बैंड हैं तो आप इसके पापा हुए। इसने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की थी, जबकि कबीर ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं बिल्ली का बाप कहलाऊं। कोई सेंस है इस बात में? हमारे अपने बच्चे भी होंगे, सारी ज़िंदगी कोई बे औलाद नहीं रहेंगे हम कि बिल्ली के बच्चे को अपने औलाद बनाएंगे। वो कहते कहते कुछ खामोश सा हो गया था। एक लम्हे के लिए दिमाग में इस दिन बारी नर्स की बातें घूमी थी, जिसने से बताया था कि हुरैया कभी माँ नहीं बन सकती। अभी तक इनका रिश्ता इन मरहले तक आया ही नहीं था कि ये सारी बातें सोची जाए। लेकिन ये एक हकीकत थी कि इसके लेकिन ये हकीकत थी जिसके साथ ही इसे आगे बढ़ना था। हाँ ना, वो तो जब होंगे तब होंगे ना, मैं अभी की बात कर रही हूँ। हमारे पास एक बेबी है ना, जब तक हमारा बेबी नहीं आ जाती तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे। पिलाए ना इसको दूध, उसको भूख लगी हुई है। वो आपकी दफ़ा मुंह बनाकर बोली तो कभी ने तेज नज़र से देखा था। फिर ना जाने क्या सोचकर बेहद नरमी से इस फसादन गोदन को गोद में उठाई दूध पिलाने लगा। हालांकि ये सब कुछ करते हुए इसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो खुद को इंतहाई गंदा महसूस कर रहा था। इसे बचपन से ही बिल्लियों से चीड़ थी। अगर इसे कोई जानवर ज़िंदगी में पसंद नहीं था तो वो बिल्ली ही थी, लेकिन इस खरगोशनी ने इसे एक बिल्ली का बाप बना चुकी थी, और वो इतना बेबस था कि वो इसका बाप बनने पर मजबूर हो गया था। हाउ स्वीट, देखा कैसे इसने दूध पी लिया है। बच्चों को प्यार से ट्रीट किया जाता है, अब आप इसे रोज़ रोज़ ऐसे ही दूध पिलाएंगे?
अचानक घर में 3-4 लोग दाखिल हुए थे, जबकि आयशा के बाबा और मामा जो खाना खा रहे थे, अचानक इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हुए थे। वाओ! यहाँ तो रात का डिनर चल रहा है, ग्रेट! क्या मुझे इनवाइट नहीं करेंगे? वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए इनसे कहने लगा था, जबकि सामने बैठे मोज़ेस से रियाज़ साहब हैरत से देख रहे थे। वो इसे पहचान तो पहली ही नज़र में गए थे, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि पॉलिटिक्स की दुनिया का चमकता हुआ सितारा था। लेकिन वो इस तरह इनके घर पर क्या कर रहा था और यहाँ आया कैसे था? सर, आप यहाँ मेरे घर में? वो हैरत से देखने लगे थे। इन्हें यही लग रहा था कि यकीनन इस पॉलिटिशियन को इनसे कोई काम होगा, लेकिन वो अपने सारे कार्ड्स को लेकर इस तरह अचानक इनके घर में आएगा, वो भी ऐसे टाइम पर जब वो डिनर कर रहे होंगे, और उन्हें कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से तो एक मुलाकात भी नामुमकिन सी बात हो जाती थी, तो इसका खुद इनके घर पर आना कोई मामूली बात नहीं था। जी, दरअसल मुझे आपकी बेटी से एक छोटा सा काम है, लेकिन काम शाम तो होते ही रहेंगे, पहले ना क्यों ना डिनर कर लें? क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? इफ़ यू डोंट माइंड आंटी जी, इफ़ यू डोंट माइंड आंटी जी। इसने सामने बैठी औरत को देखा था, जो रियाज साहब के इशारे पर फ़ौरन ही उठकर इसके लिए प्लेट में दाल चावल निकालने लगी थी। क्या टेस्ट है आंटी जी, यकीनन ये आपने ही बनाया होगा, बहुत लजीज। सालों गुजर गए हैं, घर का खाना नहीं खाया, और मेरे घर का शेफ इंतहाई फजूल खाना बनाता है, मज़ा आ गया। खैर, बात करनी थी आपकी बेटी से, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अगर मैं चाहता था ये जब यूनिवर्सिटी से आ रही थी तभी इससे पूछ सकता था, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता। आप एक मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं, इस तरह बीच रास्ते में आपकी बेटी को रोक कर मैं कुछ पूछूं तो हम ही बदनाम हो जाएंगे। और फिर आप तो जानते हैं हम जिस तरह के लोग हैं, हमारे हर मोमेंट पर कैमरास ऑन होते हैं। वो चमचा चालू की भरकर अपने मुंह में डालते हुए कह रहा था, जबकि रियाज साहब ने हैरत से आयशा की तरफ देखा था। अरे नहीं नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मेरी बहन जैसी हैं, और माशाल्लाह से इसके साथ और भी रिश्ता बहनों वाला ही बनेगा। क्यों आयशा बेटा? बस ज़रा अपनी सहेली का बताना कि कहाँ पर रह रही है सवात में। ब्लॉग में देखा था, कह रही थी कि तुम्हें हर चीज़ बताती है, तो बता दो यार। अब मैं सवात में जाकर खज्जल और खवार हो जाऊँ, ये चीज़ गवारा नहीं है। इतना भी आशिक नहीं हुआ तुम्हारी सहेली का कि इसके पीछे सरगोबर पागलों की तरह आवाज़ में मारते फिरूंगा। तो आप क्यों मेरी सहेली के बारे में पूछ रहे हैं, और मैं क्यों बताऊँ आपको इतनी पर्सनल? वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक ही अपनी पैंट में कुछ चुभता हुआ महसूस करके इसने रिवाल्वर निकालकर टेबल पर रखा था, जबकि पूरा ध्यान खाने पर था, जैसे जिंदगी में पहली दफ़ा खाना मिल रहा हो। आयशा, बता दो इनको बेटा, तुम्हारी सहेली तुम्हें बता कर गई होगी ना? वैसे आप रानी को कैसे जानते हैं? वो परेशानी से इसे पूछने लगे थे। फिर ख्याल आया, रानी ने पिछले दिनों जो काम किया था, जिसकी वजह से इसे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, वो इसी आदमी के तो खिलाफ किया था। अभी ठीक से नहीं जानता, आने वाले वक्त में जान जाऊंगा, मेरा मतलब है शादी वगैरह के बाद। फिलहाल बस ये जानने आया हूँ कि वो है कहाँ। आयशा को पता है? क्यों आयशा, बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? लगता है खाते हुए बात नहीं करती। बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं आपने अपनी बेटी को आंटी जी, इसने सामने खड़ी खातून को देखकर कहा था, जो आयशा को इशारे कर रही थी कि सामने बैठे सरपीरे आदमी को बता दे कि इसकी सहेली कहाँ पर है, वरना जिस तरह वो हक जमा कर इनके घर पे बैठा हुआ था, मुमकिन है इन्हें ही इस घर से चलता कर दे, या फिर जिस तरह वो बार बार अपनी बंदूक को टच कर रहा था, मुमकिन था वो इन्हें ऊपर ही चलता कर दे। वो सवात होटल, हाँ हाँ मैं जानता हूँ सवात गई है, झोंपड़ी में तो रहने से रही, तो होटल में ही रह रही होगी। होटल का नाम, कमरे का नंबर, छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए मुझे। यकीनन इसने तुम्हें अपना कमरा तो दिखाया ही होगा ना, बल्कि ब्लॉकिंग कर रही होगी वहाँ पर भी, लेकिन नेट का मसला है, तो अपलोडिंग वापस आकर करेगी, राइट? लेकिन अगर वो वापस आ जाएगी तो फिर मेरा वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा? इसलिए मुझे वहाँ जाने के लिए इसका पता चाहिए, क्योंकि मैं तो जा ही इसके लिए रहा हूँ। तो होटल का नाम और कमरे का नंबर इसने बेहद नरमी से आयशा के सामने अपने पानी का खाली गिलास किया था, जिस पर इसने फ़ौरन ही कांपते हाथों से जग उठाकर पानी भरा था। बहुत ब्राइट बच्ची है आपकी, लेकिन क्या है ना, मेरे अंदर वो सब्र का कीड़ा मौजूद है ही नहीं। ज़्यादा देर तक ना किसी का डर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही नखरे। वैसे वो वीडियो जो लीक हुई थी वो तुम्हारे फ़ोन से बनी थी ना? पानी का गिलास अपने नब्बों से लगाते हुए इसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, तो वो लम्हे में बौखलाकर उठ खड़ी हुई थी। अरे अरे, रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, बल्कि प्यार से क्या, मैं तो इतना फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, आज तक मैंने कभी किसी से इतनी फ्रेंडली बात नहीं की, जुल्करनैन से भी नहीं। चलो अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो। साली साहिबा, मुझे अपनी सहेली का नंबर भी दे दो लगे हाथ। अब इसके नंबर के लिए मैं दोबारा यहाँ खजल होता रहूँगा। चलो शाबाश, ये पकड़ो मेरा फ़ोन, इसमें अपनी सहेली का नंबर, इसका अभी का पता और सब कुछ दे देना। और हाँ, एक और बात, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, मैं इसे सरप्राइज़ दूंगा। नहीं बताओगी ना? वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूमियत दिखा रहा था, जबकि शक्ल से लग रहा था कि वो मासूम नहीं है, बल्कि बहुत ही शातिर दिमाग है। इसकी ज़हीन आंखों में अजीब सा तासर था। इस वक्त तो वो प्यार में पड़ा कोई दीवाना ही लग रहा था। इस वक्त तो वो प्यार में पड़ा हुआ कोई दीवाना ही लग रहा था, लेकिन वो तेज़ था, चालाक था। इसकी ज़हीन आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आयशा बेटा, देख क्या रही हो? सच जो कह रही हैं वो करो बेटा, जल्दी से नंबर दे दो और इसका पता भी लिख दो। रानीन को फ़ोन पर बताने की ज़रूरत भी नहीं है।
सर खुद ही देख लेंगे, बाबा परेशानी से बोले थे, जबकि वो हाँ में सर हिलाते जल्दी जल्दी नंबर लिख रही थी। तकरीबन थोड़ी ही देर में वो फ़ोन पर हर चीज़ फीड करके मोबाइल से वापस करने लगी थी। थैंक यू सो मच, बहुत समझदार बच्ची है आपकी माशाल्लाह, बहुत लाइक भी है। लेकिन इसने जो वीडियो बनाई थी ना, इसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला वो वीडियो तुमने बनाई थी। बेटा तुम्हारा फ़ोन जब भी कोई वीडियो बनाता है ना, तो इसका लोगो वीडियो पर आता है, और इसमें लीक वीडियो में ये लोगो था। मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड की अचीवमेंट की वीडियो बना रही थी, वो मासूमियत से बोली थी। हाउस स्पीड, मेरा इंटरव्यू लेना इसके लिए अचीवमेंट था। फिर मेरी बीवी बनना तो इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। देखो मैं तुम्हारी सहेली को ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट देने जा रहा हूँ। खैर मिलेंगे तुमसे बाद में, मेरी बात याद रखना, इसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं इसे सरप्राइज़ दूंगा, मुझे देखकर खुश हो जाएगी, राइट? इसने आयशा को देखते हुए कहा था, जिसने नासमझी में हाँ में सर हिला दिया था, जबकि वो कहका लगा था अपने कार्ड्स के साथ वहाँ से जाने के लिए निकला था। इसके जाते ही आयशा ने सर पकड़ते हुए अपना फ़ोन उठाना चाहा, लेकिन बाबा ने खींच लिया था। पागल हो क्या, कोई मामूली आदमी नहीं है वो, मुल्क का जाना माना पॉलिटिशियन है। आने वाली सियासत इसके इशारों पर चलेगी। कोई गलती मत करना, ऐसे लोगों से पंगा लेना नुकसानदा होता है। मगर पापा, वो जो कह रहा था कि वो तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है आयशा, वो जो भी कह रहा था इस लड़की को कह रहा था, और तुम इन मामलों में नहीं पड़ोगी, बल्कि तुम मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करोगी। अंदर जाओ, ये ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाए, पापा ने गुस्से से कहा था, जबकि आयशा परेशानी से उठकर कमरे की तरफ चली गई थी। बाबा की वापसी की खबर सुनकर वो शाम को दानिर को लेकर कर आया था, इसे बाबा से मिलवाने के लिए। बाबा इससे मिलकर बहुत खुश हुए थे, जबकि उन्होंने इन्हें शाम को डिनर पर भी रोक लिया था। इसके हजार दफ़ा मना करने के बावजूद भी बाबा अपनी जिद से पीछे न हटे, तो इन्हें डिनर करने के लिए रुकना पड़ा था। अम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद नहीं, यकीनन अर्शा ने कराने के बाद इन्हें कुछ भी नहीं बताया होगा। जबकि दानिश ने भी दुल्को को कहीं कस्में देकर मना कर रखा था कि इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ना तो बाबा अपनी बेटी की ये बेगैरती बर्दाश्त कर सकते थे, और ना ही इसकी माँ नज़र उठाने के काबिल रहेगी। वो लोग जब से यहाँ पर बैठे हुए थे, अर्शिया कमरे से नहीं निकली थी। आजकल इसने कमरे से निकलना कम कर दिया था, अम्मी के मुताबिक इसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। काम तो वैसे भी पहले भी कुछ नहीं करती थी, दानी की जानब से इन्हें अच्छा खासा फ़ायदा था। दानी रोड कुछ ना करे, इनका हाथ बटाती थी, घर के सारे काम कर देती थी, और कभी भी इसके चेहरे पर ज़रा बेजारी नहीं आई थी। अर्शिया बेटा बाहर आ जाओ, तुलकर और दानेन को बाबा ने खाने पर रोक लिया है, वह दरवाजे पर दस्तक देते हुए इससे बोली थी। तो मैं क्या करूँ, इसने इंतहाई बदतमीजी से पूछा था। क्या करूँगा, क्या क्या मतलब है, दामाद है हमारे घर का, इसकी खिदमत करना फ़र्ज़ है हमारा। उठो, बाबा नाराज़ होंगे, वैसे भी तुम बाबा से भी ठीक से नहीं मिली हो। अम्मी कमरे के अंदर आती इसे डांटने लगी थी। पापा दूसरे शहर से वापस आए हैं अम्मी, कोई दूसरे मुल्क से नहीं, कि मैं इनसे मिलने के लिए तरफ उठूंगी। जरा सा ऐसी बात को सर पर सवार ना कर लिया करें, मेरे फेस पर एलर्जी हुई है, मैं नहीं निकलती बाहर, पता है आपको। इसने इनका ध्यान अपने चेहरे की तरफ दिलाया था, ताकि के थप्पड़ वाले गाल पर इसने जिस तरह अपने नाखूनों से जख्म किए थे, तो जैसे चेहरा चहासा बिगड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ भी नील के निशान बने हुए थे। ये शक्ल लेकर बाहर किस बाहर नहीं जाना चाहती थी, जबकि बाहर मौजूद दो अफराद ने इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था, और ना ही इसको बाहर बुलाने की बात हुई थी। वो दोनों ही जैसे इसके वजूद को इग्नोर कर चुके थे। अच्छा ठीक है, ज़रा बाहर चलकर सलाम दुआ तो कर लो ना, मैं खुद ही कर लूँगी सब कुछ, वैसे देखते हुए बोली थी, जबकि वो इग्नोर करती करवट बदल गई थी। अम्मी नफ़ी में सर हिलाती कमरे से बाहर निकली ही थी, जब दानिर को किचन में लगे देखा। अरे तुम क्यों कर रही हो, जाओ बाबा के पास बाहर बैठो, मैं कर लूँगी। अम्मी ने हमेशा की तरह लहजा थोड़ा सख्त रखा था। आप अकेले कैसे करेंगी, हर्षा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी पहले भी तो करती ही थी ना। वो मुस्कुराकर अम्मी की मदद करने लगी, जबकि अम्मी अब की कुछ भी नहीं बोली थी। नसीर साहब नमाज अदा करने के बाद उठकर अंदर गए, तो इसने एक नज़र सामने दरवाजे से निकलते अर्शिया को देखा था। इसे देखते ही वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था, क्योंकि इसने इंतहाई तंग कपड़े पहन रखे थे, दुपट्टा भी गले में था। शायद वो सारी शर्म और हया बुलाए बैठी थी। शरीर को देखते ही अजीब सी उलझन सी महसूस करने लगा था वो। इसे इस तरफ आते देखकर वो फौरन अपनी जगह से उठा था। पहले इसका दिल चाहा कि वो घर से ही निकल जाए, लेकिन ऐसी शातिर औरत के पास वो अपनी बीवी को छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता था। इसने एक नजर किचन की तरफ देखा, तेजी से अपने कदम इसी तरफ बढ़ा दिए थे। वैसे तो इसे इस तरह इनके किचन में जाते हुए बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन जितना अजीब वो यहाँ बाहर बैठे हुए महसूस कर रहा था, इतना नहीं। तुलकर बहुत अच्छे हैं मेरे साथ अम्मी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। वो किचन में दाखिल हुआ तो दानिर अम्मी से यही बातें कर रही थी। यकीनन वो इसका और तुलकर के रिश्ते की गहराई जानना चाहती थी, जब अचानक वो अंदर दाखिल हुआ था। सॉरी, मैं इस तरह से आ गया, वो आंटी मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है दानिर से। वो इन्हें देखते हुए बोला था। इसके यूँ आने पर वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो अंकल नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, तो सोचा मैं दानिर को एक ज़रूरी बात बताना भूल गया था, वो बता देता हूँ। हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम दोनों बातें करो, वैसे भी मुझे तो ये कोई काम करने नहीं दे रही। जब तक ये प्याज वगैरह काटती है, मैं भी तो नमाज अदा करके आ जाती हूँ। वो इसे देखते हुए बोली थी, जिस पर दुल्कर ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। क्या हुआ दुल्कर, कौन सी ज़रूरी बात करनी थी आपने मुझसे, वो परेशानी से पूछने लगी थी। जब दुल्कर नफ़ी में सर हिलाता इसकी कमर में हाथ डाले से अपने करीब खींचने लगा था।
तुम्हारी बहन थी वहाँ बाहर, मुझे ठीक नहीं लगा इसके पास बैठना। वैसे भी इसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, बंदा देख तो नहीं सकता नजर उठाकर, इसीलिए सोचा कि इसको देखने से बेहतर अपनी बीवी को आकर देख लेता हूँ। वो कहते हुए अचानक इसकी गर्दन में झुकता वहाँ अपने लबों का लम्स फैलाने लगा था, जबकि इसकी बेख्तियारी पर दानिर की हालत खराब होने लगी थी। इस आदमी को बस बहाना चाहिए होता था इसके पास आने का, इसे छूने का। तुरकर क्या कर रहे हैं आप? हम दोनों किचन में खड़े हैं, कोई भी यहाँ आ सकता है। अपनी गर्दन पर इसकी मूछों की चुभ महसूस करती वह इसे समझाने लगी थी, लेकिन इस वक्त को समझने का इरादा नहीं रखता था। अंकल आंटी दोनों नमाज पढ़ने गए हुए हैं और वो तीसरा वजूद यहाँ आकर उन्हें देख भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कम से कम इसके लिए अपनी बीवी के करीब आना छोड़ नहीं सकता था, और हो सकता था कि दोनों को एक दूसरे के इतने पास देखकर वो थोड़ी सी शर्म कर ले और इस तरफ कदम ना ही बढ़ाए। हालांकि वो इस लड़की से इस तरह की शर्म हया की उम्मीद छोड़ चुका था। इसके लबों पर अपने बेताब बोल से निछावर करता वो पूरी तरह से इसमें खोने लगा था। इसकी गर्दन पर इसकी मोहब्बतों के निशान बढ़ते जा रहे थे, जब अचानक ही किचन के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। इन दोनों ने बेख्तियार ही भाई की तरफ देखा था, जहाँ पर अर्शिया ने आपकी दफ़ा शर्मिंदा होकर वहाँ से हटना तक जरूरी न समझा था। अजीब तरह की नजरों से वो इन्हें देख रही थी, जैसे इन दोनों को खा जाएगी, जबकि इसकी आंखों में दानिश के लिए बेतहाशा नफरत देखकर वो हैरान हुआ था। हाँ, वो नफरत ही थी, इतना तो वो समझ ही गया था, लेकिन अपनी ही बहन से ऐसी नफरत इसे कुछ समझ ना आई थी। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। चलो मैं निकलती हूँ, वहाँ पहुँचकर मैं आपको फ़ोन करूँगी। हम रोड ट्रिप पर जा रहे हैं तो पहुँचने में हो सकता है बहुत वक्त लग जाए, लेकिन जहाँ जहाँ गाड़ी रुकेगी ना मैं आपको फ़ोन करके इतला करती रहूँगी। वह सुबह सुबह घर से निकल रही थी। फजर की नमाज अदा करते ही इसको रोशानी का फ़ोन आ गया था कि वो लोग घर से निकल चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट में लोगों ने यहाँ तक पहुँच जाना था। गाड़ी जनीश आंटी खुद ड्राइव करने वाली थी ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें, मगर जनीश से बहुत ज़्यादा वो जनीश से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। कहने को वो बीमार थी, दिल के मर्ज में मुब्तला थी वो, शान की पैदाइश के साथ ही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बीमारी को अपने सर पर सवार हरगिज़ नहीं किया था। वो अपनी ज़िंदगी खूब इंजॉय करती थी। और एक इसकी माँ थी जो उम्र में जनीश से 1 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी अभी से ही बुरी हो गई थी। बेटी की जवानी को सर पर सवार कर लिया था और कुछ हद तक बाबा के हालात को भी। इसकी माँ बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वक्त के तौर हालात ने इनसे जवानी की खूबसूरती छीनना शुरू कर दिया था। पहले नहीं, लेकिन जनीश को देखकर इस बात का एहसास होता था कि इसके माँ बाप सच में वक्त से पहले बुरे हो गए हैं। अम्मी दरवाजे तक इसके साथ ही आई थी। गाड़ी सामने आकर रुक गई तो वो इसे मिलते हुए जाने की इजाज़त देती। दरवाज़ा बंद करने लगे, जबकि वो अंधेरे में ही तेज़ी से भागते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठी थी। अपना बैग इसने फिलहाल आके ही रख लिया था, जबकि रोशाने इसको देखते ही इसके साथ आ लगी थी। शान अगली सीट पर था, जबकि इससे पहले कि वो जनीश आंटी को सलाम करती गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? इतना लंबा सफ़र आप, वो बोल ही रही थी जब सामने ड्राइविंग सीट पर ताइज को बैठे देखकर इसके हिलते लब रुक गए थे। वालेकुम अस्सलाम, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब ही दिया था। आंटी कहाँ हैं? इसने पलट कर रोशानी से सवाल किया, जबकि शान अगली सीट पर मज़े से सो रहा था। मामा तो दुबई पहुंच भी गई होंगी अब तक, 1 बजे की फ़्लाइट थी इनकी। इनकी बेस्ट फ्रेंड है ना, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो जाए, लेकिन मामा ने कहा कि अगर तुम्हारी आविया की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ा, तभी मैं ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही सोचूंगी। फिर मैंने सोचा दोस्त बहुत अनमोल होते हैं, दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने मामा को जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन बाबा हमारे साथ हैं, हम खूब इंजॉय करेंगे, तुम फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना अंकल, प्लीज़ गाड़ी रोकिए। वो इसकी बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करके कहने लगी थी, जबकि अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर चुका था। वो जानता था इसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनीश किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन अब जनीश की वजह से मैं अपने बच्चों का दिल नहीं दुखा सकता। सो आई डोंट केयर, प्लीज़ आप गाड़ी रोकिए, मुझे नहीं जाना। मेरी मामा ने मुझे जनीश आंटी के साथ भेजा है, आपके साथ नहीं। प्लीज़ आप गाड़ी रोकिए। वो गुस्से में बदतमीज़ी पर उतर आई थी, और इसकी बदतमीज़ी की वजह से ताइश बहुत अच्छे से समझता था। वो जानता था कि पिछली बार इसकी कुछ बेख्तियारियों की वजह से वो इससे खौफज़दा है, और फिर इसने अपने जज्बात को खुद तक महदूद रखने वाला काम भी नहीं किया था। वो ना सिर्फ इसके पास आ चुका था, इसे छू चुका था, खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर चुका था, और इनको इसके सामने बयान भी कर गया था, जो वाकई इसकी डर की वजह हो सकता था। क्या हो गया है आविया, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, और हम आगे जाकर बता देंगे तुम्हारी मामा को जहाँ गाड़ी रुकेगी। रोशानी समझाने लगी थी। शायद वो इतने शदीद रिएक्शन की उम्मीद नहीं रखती थी। मुझे नहीं जाना रोशानी, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए ये बात बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती होगी, मेरे लिए रखती है। मैं अपने घर से झूठ बोलकर नहीं आ सकती। मुझे तुम्हारी मामा के साथ भेजा गया था। पापा इस बात की कभी इजाज़त नहीं दे रहे थे। पापा को मंजूर नहीं था कि मैं किसी ड्राइवर के साथ भी लंबा सफ़र करूँ, इतने लंबे सफ़र में। और तुम्हारे पापा, शट अप आविया, मेरे पापा के बारे में बात कर रही हो तुम। वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी जिस पर रोशानी भड़कती, लेकिन इसकी बात का मतलब वो ज़रूर समझ गई थी। रिलैक्स, इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है। टैक्स ने मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था
ताइश ने मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था इसका बीच में बोलना मामला मजीद बिगाड़ सकता है। इसीलिए वो चाहता था कि कम से कम रोशाने इसे बता दे कि वो लोग इसके साथ जा रहे हैं, लेकिन रोशाने ने तो रात को ही मना कर दिया था इसे कुछ भी बताने से। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ रोशाने, मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरे पापा इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। यूँ समझ लो कि हम सो यूँ समझ लो कि हम छोटी सोच वाले लोग हैं। मेरे बाबा को ये बात कबूल नहीं होगी कि मैं किसी नामहरम के साथ इतना लंबा सफ़र करूँ। अगर वो ड्राइवर के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, तो ये यकीन जानो वो तुम्हारे बाबा के लिए भी राज़ी नहीं होते। मैं नहीं जानती मेरी मामा ने कौन कौन से तरीके से मेरे पापा को मनाया है। प्लीज़ इट्स ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं गाड़ी मोड़ता हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को। इससे पहले कि रोशानी कुछ भी कहती, ताइश खुद ही बोल पड़ा था और साथ ही इसने गाड़ी मोड़नी चाहिए थी। फाइन, अगर ये आप पर इतबार करके नहीं जा सकती तो फिर मैं भी इससे अपनी दोस्ती यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही थी, आप अपने बाबा के साथ नहीं। तुमने सच में मुझे बहुत हर्ट किया है। वो गुस्से से कहती चेहरा फिर गई थी, जबकि आविया सर पकड़ कर रह गई थी। रोशानी प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं समझ चुकी हूँ तुम्हारी बात को, तुम भी समझो। अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रही तो आई प्रॉमिस यू मैं ज़िंदगी में कभी तुमसे बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया है आप, या ये बात तुम भी जानती हो। तुम्हें मैंने अपनी सहेली नहीं अपनी बहन समझा है। तुम मामा के साथ नहीं मेरे साथ जा रही थी और बाबा के साथ नहीं मेरे साथ चलोगी। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर या मेरे बाबा पर एतबार नहीं है तो चली जाओ वापस। अगर तुम मेरे बाबा को मेरी मामा जितनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकती तो तुम जैसी लड़की से मैं दोस्ती नहीं रख सकती। आपके रोशानी के आंसू बहने लगे थे। शायद नहीं, यकीनन इसने इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया था। जबकि खुद आविया भी जज्बाती होने लगी थी इसे रोते देखकर। जबकि ताइश भी खामोशी से गाड़ी की तरफ रोके हुए था। वापस चलना है या शार्ट रोड ले लो। तकरीबन 15 मिनट की खामोशी के बाद वो बोला तो आविया ने गुस्से से सर उठाकर से देखते रोशानी की तरफ देखा था, जो अब भी बुरी तरह से रो रही थी। चले यहाँ से शार्ट ले लें। इसकी आवाज़ बेहद कम थी, जबकि रोशानी ने अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए सर उठाया था और इसे अपने साथ लगा लिया था। आविया इसके अंदाज पर मुस्कुराई थी, जबकि ताइश ने गहरा सुकून का सांस भरा था।